आप लोगों के समक्ष अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ आज हम प्रस्तुत हुए हैं और हमारा विषय है भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास। जब आज आप लोग विश्व राजनीति में उथल पुथल के दौर से गुजर रहे हैं और ख़ास करके भारत और अमेरिका संबंधों के बीच एक नित्य नवीन घटनाक्रमों से आप लोग गुजर रहे हैं, अवगत हो रहे हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि हम लोग थोड़ा इसके इतिहास पर गौर कर लें। आज हम देखते हैं तो हर जगह भारत अमेरिका संबंधों को लेकर के चर्चाएं, परिचर्चाओं का दौर चल रहा होता है और इसमें वह भी चर्चा में सम्मिलित होते हैं जिनको इस बारे में बहुत कुछ जानकारी है और वह भी चर्चा में सम्मिलित होते हुए दिखते हैं जिनको इसमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा आज हम लोग सबसे पहले भारत अमेरिकी संबंधों के इतिहास से अवगत होने का यहाँ प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हम जो वर्तमान की घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे उन कारणों को हम थोड़ा बहुत समझ सकें इन ऐतिहासिक उपक्रमों के माध्यम से, इन ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से। इसमें हम यह भी चर्चा करेंगे कि दो देशों के बीच संबंधों को निर्धारित करने वाले मूल तत्व क्या होते हैं और कैसे हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि दो देशों के बीच मित्रोत्तर संबंध होगा और किन देशों के बीच परस्पर संघर्षमय संबंध होगा। तो आते हैं अपने विषय पर ज़्यादा समय न लेते हुए। अगर हम देखें तो भारत अमेरिका संबंधों का युद्धोत्तर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का इतिहास जो रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी विडंबना युक्त प्रसंग है जिसे किसी निश्चित मुहावरे में पिरोना या अभिव्यक्त करना अत्यंत दुष्कर है। दोनों देशों के बीच संबंधों का इतिहास मित्रता की चाह, कटुता, तनाव, अलगाव व अविश्वास के दायरे से निरंतर घिरा हुआ है। एक तरफ मित्रता की चाह है तो दूसरी तरफ संबंधों में अविश्वास भी कदम कदम पर दिखाई देता है। यहाँ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रसंगों पर विचार और व्यवहार में मतभेद ही अधिक उजागर हुए हैं। दोनों देशों के जो संबंध हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जो दोनों देशों की सोच है अपनी, जो दोनों देशों का अपनी आइडियोलॉजी है, जो दोनों देशों का अपना दृष्टिकोण है, उसमें परस्पर मतभेद ही अधिक उजागर हुए हैं, मतभेद ही अधिक दिखाई देते हैं। साथ ही साथ भारत यूएस संबंधों को हम दो मौलिक यानी मूलभूत किंतु परस्पर विरोधी प्रेरक तत्वों के आलोक में बेहतर समझ सकते हैं। एक तरफ भारत का विश्व राजनीति में सशक्त अभिकर्ता के रूप में उदित होने की सतत महत्वाकांक्षा है, जबकि इस योग्य भी उसमें उपयुक्त सामर्थ्य का अभाव है। यानी हम विश्व राजनीति में स्वयं को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना तो चाहते हैं, इसके लिए हमारे अंदर सतत महत्वाकांक्षा दिखाई देती है, लगातार हमारी महत्वाकांक्षाएं पटल पर सामने आती हैं, किंतु यह भी सच्चाई है कि भी हमारे अंदर उस योग्य सामर्थ्य का अभाव है। और यदि हम दूसरी तरफ ही देखें तो दूसरे देशों का अपने स्वार्थ व सुरक्षा हेतु इच्छित प्रयोग की अमेरिका की ललक है। कहने का आशय हमारा यहाँ यह है कि अमेरिका का लगातार यह प्रयास रहता है कि वह अन्य देशों का किस प्रकार से अपनी सुरक्षा और अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु, अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु इच्छित उपयोग कर सकता है। और ये दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोण ही या इन परस्पर विरोधी तत्वों से ही के आलोक में ही हम भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर समझ सकते हैं। भारत यूएस पारस्परिक संबंधों को समझने की कुंजी भी इन्हीं दो तथ्यों में मिलेगा, न कि उस व्यक्तिगत सहानुभूति व आक्रोश में जो भारत के प्रति यूएस नेता या जो है आप कह लीजिए कि किसी राजदूत या अन्य राष्ट्राध्यक्ष के व्यक्तित्व या शब्दों में आप ढूंढने का प्रयत्न करते हैं।
आपको लगता है बाइडन साहब हैं तो बाइडन साहब जो है नरम धड़े से हैं, ट्रंप साहब आ जाएंगे वो गर्म धड़े से होंगे, वो आएंगे तो कल्याण, ऐसा नहीं है। किसी भी देश के संबंध, चाहे भारत अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश के संबंध किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व से निर्धारित नहीं होते हैं, अभी तो उसके पीछे कुछ मूलभूत प्रेरक परस्पर साझे विचार और साझे विरोध दोनों उसके पीछे कहीं ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। भारत अमेरिका संबंधों के यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने का प्रयत्न करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन व जापान को छोड़कर अमेरिका की एशिया के राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई देती है। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को देखते हुए विश्व राजनीति में पार्थक्यवादी यानी अलगाव की नीति का अनुसरण किया जाता है। चूँकि उस समय विश्व व्यवस्था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार थोड़े ही दिनों के अंतर में विश्व व्यवस्था ने, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने इन दो भयानक महायुद्धों को देखा था और अमेरिका का अपना रणनीति था कि इन झंझावातों से दूर रहते हुए वह गुपचुप तरीके से अपने विकास, अपने डेवलपमेंट और अपने सशक्तिकरण पर ध्यान दे। साथ ही भारत के बारे में वहाँ के समाज में अशिक्षा, रूढ़िवाद व अंधविश्वास को लेकर विचित्र कहानियाँ प्रचलित थीं, जो बहुत कुछ, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ ब्रिटिशों का भी योगदान था। ब्रिटिश वहाँ जाकर ये फैलाते थे कि भारतीय संस्कृति अंध संस्कृति है। जब दुनिया में कोई उनसे पूछता था कि भैया आप भारतीयों को आज़ाद कब करेंगे, उन्होंने कहा मैं गुलाम कहाँ बना के रखा हूँ, हम तो उनको सभ्य बना रहे हैं, गुलाम कहाँ बनाए हैं। तो ये जाके वहाँ पर फैलाते थे दुनिया भर का अपना प्रपंच कि वहाँ रूढ़िवादिता है, वहाँ शिक्षा है, वहाँ जो है जादू टोना वाली संस्कृति है, असभ्य हैं वो, वहाँ बर्बरता है। तो इस प्रकार से चीज़ें तो अभी तक अमेरिका वाले वही जानते थे जो ब्रिटिशों ने, जो अंग्रेजों ने उनको जनाया था, जो बताया था। स्वामी विवेकानंद व राम तीर्थ के यूएस में उद्बोधनों यानी भाषणों व विचारों ने इस संदर्भ में बहुत कुछ हद तक उनके भारत के संदर्भ में भ्रम का निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जब स्वामी जी विवेकानंद जी 1883 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जाते हैं तो उनके उद्बोधन ने, जब वो अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हैं, आरंभ ही श्री गणेश ही करते हैं, अमेरिकी बहनों और भाइयों, भगनी और बंधु, तो ये दो शब्द ही संपूर्ण सभा में एक बिजली का प्रवाह जो है जैसे दौड़ जाए, उस प्रकार से बिजली की प्रवाह की तरह जो है चमक उठते हैं। अमेरिका वाले कहते हैं दुनिया में कोई ऐसा भी कल्चर है, कोई ऐसी भी संस्कृति है जहाँ के लोग पूरे विश्व को अपना बंधु मानते हों, और यह सत्य है। हमारी संस्कृति ने, हम लोग सुबह सुबह उठकर जब धरा पर पांव रखते हैं उससे पहले हम लोग प्रणाम करते हैं धरती को, कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है जब भूमि हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं, तो पूरी दुनिया की माँ कौन है? पृथ्वी है, और एक माँ होने के कारण सारी दुनिया हमारा बंधु है। तो हम लोग इस विचारधारा को जीने वाले भी थे। आज कुत्सित और जो है हम कह दें संक्रमित अपनी संस्कृति में भले हम उस तत्व का दर्शन न कर सकें, किंतु इन चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने जिया था अपने जीवन में। और स्वामी जी का शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन से पूर्व यदि हम देखें तो उनके साथ कुछ हादसा होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। परेशान थे एकदम। स्वामी जी को लग रहा था कि भैया जिन भारतीयों के एक एक पैसे के टैक्स से हम यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, यदि हम अपने उस इच्छित उद्देश्य को ही पूरा न कर पाए तो हम क्या मुख लेकर भारतीयों में जाएंगे। तो एक प्रकार से निराश और हताशा के दौर में बैठे हुए थे। अब किस कारण से हताश थे मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, समय लगेगा। बैठे हुए थे और धर्म सभा से पूर्व हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध प्रोफेसर हेनरी राइट की अचानक उन पर निगाह पड़ती है और वहीं पर दोनों की भेंट होती है। राइट का सर्वधर्म सम्मेलन के सभापति के नाम से एक राइट द्वारा जो है परिचय पत्र जो है दिया जाता है और एक उसमें उनको पत्र लिखा जाता है और स्वामी जी के लिए एक परिचय पत्र जो है बना के दिया जाता है, चूँकि उनका वो खो चुका था।
तो उसमें वो लिखते हैं, जो कुछ शब्द हैं यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। उस पत्र में वो लिखते हैं, उनका परिचय देते हुए स्वामी जी का, कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ के सारे विद्वत प्रोफेसरों की साझी विद्वता से भी कहीं अधिक विद्वान है। प्राचीन विश्व से व भारत अमेरिका, वो हम कहें कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत अमेरिका संबंध जो है धीरे धीरे विकसित होना शुरू होते हैं, और उसका मूल कारण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरम काल में स्नेह स्नेह भारतीयों और अमेरिकियों का परस्पर एक दूसरे के करीब आना। 1911 में लाला हृदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। 1917 में भारतीय होम रूल लीग की अमेरिका में स्थापना की जाती है। 1927 में भारत लीग नामक संस्था की स्थापना की जाती है। 1943 में भारतीय स्वाधीनता राष्ट्रीय समिति की वाशिंगटन में स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे इस स्वतंत्रता के आंदोलन के चरम काल में भारतीयों का अमेरिकी लोगों से, अमेरिकी जनमानस से संपर्क बढ़ता है, और धीरे धीरे भारत अमेरिका के बारे में जानने के लिए भारत को मिलता है, और अमेरिका भारत के बारे में धीरे धीरे जो है जानकारी हासिल करता है। तो इस प्रकार से जो भ्रम का एक वातावरण बोया गया था, जो बीज बोया गया था, अब धीरे धीरे उसका निराकरण होने लगा। 1927 में ब्रसेल्स सम्मेलन में लैटिन अमेरिकी देशों के द्वारा पंडित नेहरू से यूएस साम्राज्यवादी असली चेहरे की चर्चा की जाती है। क्योंकि अभी तक जो पंडित नेहरू का दृष्टिकोण था, चूँकि इनकी भाई लालन पालन भी वेस्टर्न कल्चर में, जो इनकी आया हुआ करती थी वो भी अंग्रेज हुआ करती थी। आप इतना ही समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज जो है भारत में शासन कर रहे थे, जब अंग्रेजों का भारत में आधिपत्य स्थापित था, तब जो है अंग्रेज आया पंडित नेहरू के यहाँ नौकरानी की काम किया करती थी। तो इससे इनके प्रभुत्व और इनके ऐश्वर्य को इसी से आप समझ सकते हैं, और इनका शिक्षण दीक्षण भी उसी वातावरण में हुआ। तो इनका वेस्टर्न कल्चर के प्रति एक अनंत झुकाव नहीं, अभी तो हम कह सकते हैं इनके अंदर आस्था आप देख सकते हैं, इनके अंदर आस्था जो देखी जा सकती है। तो अभी तक अमेरिका के बारे में पंडित नेहरू का बड़ा ही सकारात्मक और एक प्रकार से कहा जाए कि बहुत ही जो है आस्थापूर्ण, बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही हम कहें कि अच्छी आस्था थी। लेकिन जब ब्रसेल्स सम्मेलन में 1927 में लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधियों से पंडित नेहरू की मुलाकात होती है, और वह अमेरिका के असल चेहरे को उस चर्चा में प्रस्तुत करते हैं सम्मेलन में, तो वहाँ से लौटने के पश्चात पंडित नेहरू का वक्तव्य होता है, जो भारत में आके वो देते हैं कि यूएस साम्राज्यवाद सबसे गंभीर भावी समस्या होने जा रहा है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके हैं। अब ब्रिटेन का अपना जो कहा करते थे कि ब्रिटिश सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो अब वह अस्त हो चुका, और शाम के सूर्य हो चुके हैं, और अमेरिका अब उदित जो है नवीन साम्राज्यवादी ताकत के तौर पर दुनिया के सम्मुख जल्द ही प्रस्तुत होने वाला है। कतिपय भारतीयों में यह भी धारणा प्रचलित है कि भारतीय स्वतंत्रता में यूएस राष्ट्रपति रूजवेल्ट की बहुत महती भूमिका है, किंतु यह धारणा कोरे भ्रम से ही प्रेरित दिखती है। रूजवेल्ट द्वारा भारत को सीमित औपनिवेशिक स्वराज देने की ही बात की जाती है। कभी रूजवेल्ट ने भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की थी, जो लोग इस प्रकार की धारणा लेके चलते हैं। रूजवेल्ट का ही वक्तव्य था, एक बार जब ब्रिटिश मीडिया के सम्मुख उनसे कुछ जो है पूछे गए, वो जो है कुछ मीडिया के बंधुओं ने, तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए मुझे इस विवाद में मत धकेलो, यह मेरा काम नहीं। जब भारतीय स्वाधीनता के बारे में रूजवेल्ट से प्रश्न किया जाता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, तो कहते हैं कि भाई भारत जो है भगवान के लिए मुझे इस विवाद में मत घसीटो, भारत की स्वतंत्रता, गुलामी और पराधीनता ये सब मेरा विषय नहीं है। और आगे आप देखिए, हाँ, यदि रूजवेल्ट के द्वारा कोई हम कहें कि सहयोग किया भी गया भारतीय सहयोग स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए, तो वह भी दीर्घकालिक यूएस रणनीति का हिस्सा ही था, वह भी दीर्घकालिक यूएस रणनीति से ही प्रेरित था। वहाँ के गैर सरकारी और हम कहें सामाजिक बुद्धिजीवियों के द्वारा अवश्य ही
भारतीय स्वायत्तता के पक्ष में आवाज़ उठाई गई, लेकिन वहाँ सरकार का कोई योगदान इस विषय में नहीं देखने के लिए मिलता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिशों द्वारा अमेरिकी फौजों का उपयोग किया गया, और इसके बावजूद भी हमें नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका जाए, भाई अमेरिका की ब्रिटेन की मित्रता थी, अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका जाए ब्रिटेन से लड़ जाए, लेकिन आप 2 शब्द वहाँ बोल सकते थे, वहाँ पर आप उन चीज़ों की आलोचना कर सकते थे, लेकिन अमेरिका मौन दिखाई देता है। आज रसिया हमारा मित्र देश है, लेकिन जब हमको ये सुनाई देता है कि रसिया के द्वारा किसी भारतीय को जो है अपनी सेना में रखा गया है, यूक्रेन युद्ध में ढकेला जा रहा है, हम तुरंत विरोध करते हैं। लेकिन वहाँ अमेरिका 1942 में जब अमेरिकी फौजों का प्रयोग करके भारतीयों पर जुल्म ढाया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा, तो अमेरिका मौन रहता है। यह है भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास। और सन 1943 में भारत में महाअकाल का दौर जो है भारत गुजर रहा होता है, महाअकाल का दौर आता है, और वहाँ पर बताया जाता है कि लगभग भूखमरी से और बीमारी से 30 लाख भारतीयों को अपना जान गंवाना होता है। जब ब्रिटिश शराब की बोतलें पिया करते थे, तब भारत का व्यक्ति तड़प तड़प के भूखों दम तोड़ रहा था। और उस महाप्रलय में भी यूएस के द्वारा या यूएस प्रशासन के द्वारा भारत का कोई मदद नहीं किया गया। उस समय उनकी उदारवादी संवेदना मुरझा चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश मित्रता कहीं अधिक आवश्यक था। आज हमारा रसिया के साथ मित्रता है, हमारा तालिबानी विचारधारा से कोई मेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब अफगानिस्तान में भी 2-4 दिन पहले भूकंप आए तो हमने उसमें बढ़ चढ़ के मदद किया। यूक्रेन में हम बढ़ चढ़ के मानवीय सहायता देते हैं, जबकि रसिया के साथ हमारे मित्रोत संबंध हैं। और ये अमेरिका वाले हमको उदारवादिता सिखाते हैं, हमको मानवाधिकार के बारे में ज्ञान देते हैं, प्रपंच देते हैं। 1946 में पुनः भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है, और अब चूंकि 1946 आते आते भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हो चुकी थी। अंतरिम माने अस्थायी सरकार की। अभी हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं पाए थे, लेकिन अब अंतरिम सरकार की व्यवस्था भारतीयों के हाथ में आ चुकी थी। और वहाँ पर भारत के जो खाद्यान्न प्रतिनिधि थे, उनके प्रमुख द्वारा, जो प्रमुख उस समय हुआ करते थे, उनका नाम था रामास्वामी मुदलियार, के द्वारा बार बार अनुरोध के बाद भी, अनुनय के बाद भी अमेरिका के द्वारा कोई मदद भारत को नहीं दिया जाता है। जबकि उसी समय ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत यूरोप में अमेरिका खैरात बांटता है। क्यों बांटता है? क्योंकि यूरोप में कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रसार ना हो जाए। वहां भी आप अमेरिका के उदारता के असली चेहरे को देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा पुनः यूएस लोकतंत्र की खुले कंठ से प्रशंसा की जाती है, और 1950 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में भारत की प्रशंसा में लिखा जाता है, और भारत और यूएस के संबंधों के महत्व को दर्शाते हुए लिखा जाता है कि एशिया के विद्यमान संघर्ष, अब एशिया में क्या विद्यमान संघर्ष था, तो एशिया में चाइना का कम्युनिस्ट विचारधारा के तौर पर 1949 में उदय अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका था। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है एक लेख में कि एशिया के विद्यमान संघर्ष में पंडित नेहरू का समर्थन कई सैनिक डिवीजनों से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। एशिया में साम्यवादी चीन का वर्चस्व व उभार ही नवीन भारत यूएस संबंधों की प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है। और आगे के हम लेक्चर में भारत अमेरिका के संबंध में सहयोग और भारत अमेरिकी संबंध में जो कुछ विवाद के क्षेत्र हैं, संघर्ष के क्षेत्र हैं, कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने प्रस्तुत करें। और बाकी आज हम जो है इतना आपके सामने प्रस्तुत किए, कोशिश करेंगे कि नई नई चीज़ों के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होते रहें। और आज इतना ही, धन्यवाद।